उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के चक्रवाती तूफान गुलाब आज तड़के कमजोर होकर एक गहरे दबाव में बदला। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने के कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ चक्रवात गुलाब की स्थिति पर की बात और हर संभव मदद का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के विकास में एक और अहम पड़ाव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, राज्य अब विकास की बयार से नहीं रहेगा दूर। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांदरबल जिले के ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन। अपने वर्तमान दौरे में उन्होंने कई खेल परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। पर्यटन मंत्रालय आज विश्व पर्यटन दिवस समारोह में निधि 2.0 और भारत में पर्यटन के आंकड़े एक नजर में 2021 का किया लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट्स ने अनुमानित परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय चुनाव में मामूली अंतर से जीत की हासिल। 2005 के बाद पहली बार एंजेला मर्केल के 16 साल के शासन को समाप्त करने के लिए सरकार का नेतृत्व करने के लिए स्पष्ट जनादेश का किया दावा। और आपको सीधे इस वक्त एक कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर रोजगार को लेकर भी एक सर्वे को लॉन्च किया है। प्रोप्राइटी फर्म में भी एक संगठित क्षेत्र में भी इतना बड़ा रोजगार हमारे देश के अंतर्गत है। ये डाटा जब आपको रिलीज होगा तो उसमें वो ग्राफिक में आपको दिखेगा। 2013-14 में हमारे देश में ये जो संगठित क्षेत्र है इसमें कुल रोजगार 2,37,00,000। अब जब फर्स्ट राउंड हम लोग इसका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो क्यूज का हमारा क्विज का सर्वे है, इसमें 2013-14 में जो 2,37,00,000 हमारा रोजगार था वो बढ़कर अब 3,08,00,000 हुआ है। इस प्रकार से 29% की वृद्धि हमने 2013-14 की तुलना में करी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में जिस प्रकार से हमने विकास किया है और इन 9 क्षेत्रों में अगर मोटे तौर पे रोजगार को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र के में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 41% रोजगार के अवसर है। एजुकेशन सेक्टर में 22% रोजगार के अवसर है और स्वास्थ्य क्षेत्र में 8% है। व्यापार और आईटी में 7% है। तो जब हम सर्वे में जब मैं 2013-14 से आगे की बात करूंगा तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार है उन क्षेत्रों में रोजगार भी और ज़्यादा बढ़ा है। ये सर्वे की सबसे बड़ी विशेषता है और इसलिए अगर हम 6 इकोनॉमिक सेंसस को 2013-14 की जो आर्थिक गणना है उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो देश में आईटी और बीपीओ सेक्टर में 152% की वृद्धि हुई है। मैं वापस से कहता हूं, आईटी और बीपीओ में 152% की सर्वे के में जो कहा है। दूसरा, इस सर्वे का जो आंकड़ा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 77%, शिक्षा के क्षेत्र में 39%, विनिर्माण के क्षेत्र में 22%, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 68%, कंस्ट्रक्शन जो निर्माण है, हिंदी में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कंस्ट्रक्शन, तो जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 42% की वृद्धि हुई है। ये सर्वे अप्रैल 2021 से लेकर के किया गया था। कोविड की दूसरी जो लहर थी वो अपने पीक पर थी अप्रैल मार्च में। इस कारण व्यापार जो ट्रेडिंग का सेक्टर है और जो रेस्टोरेंट का सेक्टर है, आवास और रेस्टोरेंट, उसमें डिक्लाइन है जो 25% और 13% की गिरावट है। उसका सबसे बड़ा कारण
कोविड की दूसरी लहर का पीक पर आना है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में 48% की वृद्धि है। इस प्रकार से 9 क्षेत्रों में से 7 क्षेत्रों में बहुत अच्छी वृद्धि 2013-14 की तुलना में इस सर्वे के अंतर्गत है। जब ये सर्वे 10 और उससे ऊपर के संस्थानों का सर्वे करता है तो जो सर्वे का साइज तय किया गया था वो सैंपल साइज 12,000 का था और जो एक्चुअल जो हुआ वो 10,593 का सैंपल साइज को कलेक्ट किया गया और लगभग 90% इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो रोजगार क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जहाँ 100 से कम श्रमिक होने का अनुमान है। छठी आर्थिक जनगणना के दौरान ये आंकड़ा 95% का रहा है। लगभग 35% आईटी और बीपीओ प्रतिष्ठानों में कम से कम 100 श्रमिकों के साथ काम किया और लगभग 13.8% में 500 से ज़्यादा कर्मचारी नियुक्त हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 18% इंस्टीट्यूशन है जहां 100 या अधिक कर्मचारी थे। कोविड की इस दूसरी लहर के कारण जो महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो 31 से 29% हुआ, जिसका बहुत बड़ा कारण कोविड में परिस्थितियों में जो महिलाओं का निकलने का था उस कारण हुआ है। और जो 9 क्षेत्र चुने गए उसमें जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो नियमित श्रमिक हैं, वो 88% है और 2% कैजुअल है। सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट या जो कैजुअल जो विषय है वो विनिर्माण के क्षेत्र, निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में 18% कॉन्ट्रैक्ट और 13% कैजुअल है, क्योंकि साइट बदलने के कारण उस जो काम करने का जो क्षेत्र है उसका स्वरूप इस प्रकार का है। तो इसी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और एक श्रम सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट को जारी कर रहे थे। ये क्वार्टरली सर्वे था और अपने आप में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कई सेक्टर्स हैं जिसमें 2013-14 की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार में वृद्धि हुई और वो सिलसिलेवार तरीके से इसको जारी कर रहे थे। इस खबर से जुड़ी तमाम डिटेल्स भी हम आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मिड डे प्राइम में और देखते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आज शुभारंभ किया है। अब तक ये मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू था, लेकिन आज इसको देश भर के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी दिया जाना शामिल है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर देशवासी को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। इससे हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी
पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मिशन से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को इलाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में गांव और घर के निकट स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इन केंद्रों से लोगों को विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यदि भारत आज करीब करीब 90 करोड़ कोरोना टीके लगा पाया है तो इसमें कोविन ऐप की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का अभूतपूर्व रूप से विस्तार हुआ है। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पहले की तुलना में अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैयार हो रहे हैं। भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 7-8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैन पावर देश में तैयार हो रही है। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, बल्कि हेल्थ से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरणों में आत्मनिर्भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने आज जिस मिशन की शुरुआत की है, ये आम लोगों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा और कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप में एक पारदर्शी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, उसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो वॉल के माध्यम से। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जिसकी आज शुरुआत हुई, अगर इसकी लिहाज से बात की जाए तो इसको भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आखिर जब भविष्य में किस प्रकार की जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसमें बेहतरी से ये फायदा दे सके। इसके तहत लोगों को दी जाएगी एक स्वास्थ्य आईडी। हर व्यक्ति की अपनी एक हेल्थ की आईडी होगी और वो अपने आप में उसके लिए यूनिक आईडी होगी। स्वास्थ्य आईडी एक स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगी, यानी कि उस स्वास्थ्य खाते में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां सुरक्षित की जाएंगी, उसमें निहित की जाएंगी और सारी जानकारियां आपको एक क्लिक पे मिल सकेंगी जो आपके स्वास्थ्य के बारे में होंगी।
आईडी बनाने के लिए देना होगा सिर्फ मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड, यानी कि महज थोड़ी सी जानकारी के साथ आप इस प्रकार की अपनी स्वास्थ्य आईडी को बना सकते हैं। और इस स्वास्थ्य आईडी के डिजिटल होने की वजह से कागजी कार्रवाई से भी आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आप मेडिकल रिपोर्ट्स को आप में ले जाकर डॉक्टर को दिखाते थे, तमाम प्रकार की कागजों को आपको कैरी करना पड़ता था, उन सब से छुटकारा मिलेगा क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी व्यवस्था की गई है। डेटा, सूचना, जानकारी का एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि आसानी से आपको भी, डॉक्टर को भी या किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्ति जो इस जानकारी को देखना चाहता है वो उसको हासिल कर सकता है बहुत सहजता के साथ में। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। इसके लिए सरकार की ओर से पूरी गारंटी है कि ये आपकी जो जानकारियां हैं ये सहज रूप से किसी को भी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी ये निजी जानकारी के तौर पे है। स्वास्थ्य आईडी से डॉक्टर को जो आपके जानकारी है वो लगातार मिल पाएगी और वो उसको हासिल कर सकेंगे। पहले के बारे में भी जो जानकारियां थी उसको वो पता कर सकेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा जाएगा, यानी कि मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप अपने मोबाइल पर उन जानकारियों को हासिल कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे आप उन जानकारियों की डिटेल्स को। पहले से सुरक्षित जानकारी के आधार पर डॉक्टर बेहतरी से कर पाएंगे इलाज। अपने आप में ये भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आपका जो एक हिस्ट्री होगी, मेडिकल हिस्ट्री होगी, डॉक्टर एक क्लिक पे देख पाएंगे आपके पहले क्या बीमारियां रही हैं, किस प्रकार की आपको दिक्कतें परेशानियां रही हैं, क्या आपका इलाज चलता रहा है, क्या कोई सर्जरी भी हुई है, किसी प्रकार का आपको किसी दवा से रिएक्शन की संभावना, इस सब बातों का डिटेल डॉक्टर एक क्लिक पर आपकी उस आईडी के माध्यम से जान सकेंगे। ये उनको उस समय आपके इलाज करने में बेहतरी से मदद करेगा। सरकारी एवं निजी अस्पताल हो या हेल्थ सेंटर्स हो या इस प्रकार के जो वेलनेस सेंटर्स होते हैं वो सब इस प्रकार के आईडी बना सकने में एक आम व्यक्ति की मदद करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, healthid.ndhm.gov.in/registration पर खुद भी आप इसको अपनी आईडी बना सकते हैं, यानी कि खुद भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। स्वास्थ्य आईडी से मरीजों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को काफी लाभ होगा, यानी कि एक तरीके से जो हेल्थ का पूरा एक ढांचा विकसित किया जा रहा है उस लिहाज से ये अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। स्वास्थ्य आईडी से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी उसका लाभ मिल सकेगा क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस समय हम एक लाइव कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उस ओर हम अब रुख करते हैं। दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठानी चाहिए। पर्यटन से हमारे कई सेक्टर जुड़े हैं, विशेष रूप से परिवहन, आईटी, होटल इंडस्ट्रीज, लेकिन ये तो सीधे जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सारा कारोबार और सारा इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, हस्तकला सेक्टर, तमाम सेक्टर पर्यटन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 5% हिस्सा आज भी पर्यटन का है। और रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो आज भारत में सबसे रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर 13% हिस्सा रोजगार का पर्यटन से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने निश्चित रूप से विश्व पर्यटन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था, आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर
हमें समृद्ध भारत का इतिहास भी पता चलता है, जहां पर हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, और विशेष रूप से वहां मैंने देखा कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है। तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में की हैं। हमने कई योजनाएं शुरू की है। स्वदेश दर्शन, हमारे आध्यात्मिक रूप से भारत आज भी हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक रूप पूरी दुनिया के अंदर लोग शांति के लिए आते हैं। प्रसाद, अतुल्य भारत अभियान जैसी योजनाएं, और समय समय पर भारत पर, पर्यटन पर ऐसी कई सारी योजनाएं और आयोजन हम करते रहते हैं। विशेष रूप से हमने जो प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहां आए, उसके लिए हमने वीजा की सुगमता की ऑनलाइन वीजा प्रणाली हमने कई देशों के साथ एग्रीमेंट करके किया है। उसके कारण विदेशी पर्यटकों को भी आने में सुविधा हुई है। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है। हमें नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा, और विशेष रूप से जब मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाव हो सकता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भारत के चिकित्सक हैं, और इसीलिए भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है। और हम इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो मेरी आशा है कि मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है, और उस संभावना का लाभ भारत को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ये नई शिक्षा नीति हमारी विश्व स्तरीय भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम कई देशों के विद्यार्थियों को एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र भारत को बना सकते हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी बात को रख रहे थे, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम में वो अपनी बात रख रहे थे। और पर्यटन के क्षेत्र में भारत किस तरीके से बीते कुछ वर्षों में लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है और देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान दे रहा है, और इस सेक्टर के माध्यम से कैसे रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं, इस पर भी वो विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। वापस लौटते अपनी उस खबर पर जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हम जिक्र कर रहे थे, और हम अपने सहयोगी सुधाकर दास का रुख करते हैं जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। तो सुधाकर, किस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये एक अपने आप पे गेम चेंजर साबित होगा तब जबकि लोग इलाज कराने जाएंगे और उनका पूरा एक हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री मौजूद रहेगी डॉक्टर के पास में। तो ये अपने आप में एक बेहतर इलाज के लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के साथ। जी बिल्कुल आर्यन, और आप एक तरह से कह सकते हैं बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों को सौंपी है। और खासतौर से आप कह सकते हैं कि आधार, यूपीआई, डीबीटी के बाद ये चौथी ऐसी योजना है जो गेम चेंजर साबित होने वाली है। एक तरह से स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को और बेहतर तरीके से दिलाने वाली है, तो स्वस्थ भारत भी बनाने वाली है। अब अपनी प्रिस्क्रिप्शन जांच रिपोर्ट को ढोने की चिंता या खोने की चिंता भी लोगों की खत्म हो जाएगी। इसके जरिए बहुत आसानी से लोग अपना हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकेंगे, और सिर्फ इस आईडी के जरिए जो आप सीधे जो तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा है, जांच की सुविधाएं हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उसको एक्सेस कर सकेंगे। अब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, जो जांच केंद्र हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी से जुड़े लोग हो, आम लोग, डॉक्टर, नर्सेस, या फिर एक तरह से जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, इस तरह की तमाम चीजें एक ही जगह पर एक तरह से इंटीग्रेटेड तरीके से
उपलब्ध होंगी। और निश्चित तौर पर आम आदमी की भाषा में अगर समझे तो आज अगर हम कोई इलाज कर रहे हैं और 5 साल बाद हम उसके अगर रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो बमुश्किल 100 में से 2, 3, 4 लोग उस रिकॉर्ड को ढूंढ पाते हैं। 95-96% उस रिकॉर्ड को खो देते हैं। उनको ये भी नहीं याद रहता है कि कौन सी दवाई वो उन्होंने खाई है। इस तरह की चीजें होती थी। जी। अब सबकी चिंता एक तरह से खत्म हो जाएगी। अरे सुधाकर, एक आम व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था से कैसे जुड़ सकता है, उसका क्या तरीका? बहुत आसान है, आपने बताया भी। इसके लिए ऐप है, वेब पोर्टल है। उस ऐप और वेब पोर्टल के जरिए वो अपना एक हेल्थ आईडी सीधे तौर पर क्रिएट कर सकेगा, अपने परिवारजनों का भी हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकेगा। और उसके बाद क्योंकि सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, तमाम क्षेत्र इससे जुड़ेंगे, यहां तक कि दवा की दुकानों को भी आने वाले समय में इससे जोड़ने की योजना है। तो आपके सबसे करीब में कौन सा अस्पताल है, आपको सबसे बेहतर किस डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट आपको कहां मिल सकता है, सबसे किफायती हेल्थ केयर आपको कहां मिल सकता है, ये तमाम चीजें आपको एक क्लिक से पता चल जाएगी। तो आप अगर सहमति देते हैं तो आपकी सहमति से डॉक्टर आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स तुरंत सीधे एक्सेस कर सकता है। तो हो सकता है कि जो गैर जरूरी टेस्ट है, जो पहले हुए हैं, वो टेस्ट वो ना कराए, वो पहले जो इलाज हुआ उसके आधार पे और बेहतर दवाइयां लिख कर दे और इसके जरिए एक तरह से आपका और बेहतर इलाज हो सके, आपके परिवारजनों का इलाज हो सके। तो ये सबसे बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। दूसरी बात ये भी आर्येंद्र की जो भी एक्सेस करेगा आपके रिकॉर्ड्स, वो सिर्फ आपकी सहमति से हो सकेगा। और प्राइवेसी का, आधार का जैसे तंत्र है, उसी तरह से प्राइवेसी का इसमें बहुत खास तौर पर ख्याल भी रखा गया है। अरे सुधाकर, ये मेरा अगला सवाल भी था जिसका आपने जिक्र किया कि जो लोगों की जानकारी है वो सुरक्षित रहे, इसको। और दूसरा चीज ये कि आपने कहा कि गैर जरूरी टेस्ट या किसी प्रकार की गैर जरूरी दवा और इलाज से बचने का मौका भी मिलेगा, यानी कि इलाज सस्ता होगा और आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। इन दोनों विषयों पर जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ देश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसकी बात भी की, ज्यादा मेडिकल कॉलेज, ज्यादा अस्पताल, ज्यादा एम्स, ज्यादा डॉक्टर्स, किफायती दवाएं जन औषधि केंद्र के माध्यम से। लेकिन अब जो इस तरह की जब सुविधा मौजूद होगी अगले 2-3 सालों में, तो एक तरह से डॉक्टर एक क्लिक में तमाम चीजें जान सकता है। खासतौर से गांव, गरीब और मध्यम वर्ग को इसका फायदा इसलिए भी मिलने वाला, हो सकता है कोई व्यक्ति बिहार में किसी सुदूर इलाके में रह रहा है तो पटना ना पहुंच सके, दिल्ली ना पहुंच सके या देश के किसी बड़े जगह पर नहीं पहुंच सके, लेकिन वो अब देश के किसी भी बड़े डॉक्टर को एक्सेस कर सकेगा, अपने रिकॉर्ड्स बता सकेगा। उसको इस तरह की चिंता रिकॉर्ड्स को रखने या खोने की चिंता नहीं रहेगी और बेहतर से बेहतर इलाज वो प्राप्त कर सकेगा अपने गांव में बैठकर भी। शुक्रिया सुधाकर, इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन अपने कामकाज के लिए निकले लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जाम लग जाने के लेकर लोगों ने किसान संगठनों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते देश में 40 से अधिक किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने की अपील की है। बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है, साथ ही सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बंद को कांग्रेस, वामपंथी दल, आरजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीएसपी सहित तमाम दलों ने समर्थन भी दिया है। किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से बहुत जाम हो रहा है, चारों तरफ निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, आप अभी कहाँ जा रहे थे? मुझे गाजियाबाद जाना है। दिक्कत हो रही है जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आ रहा था अभी आपका मेवियार एक्सटेंशन से, यहाँ गाजीपुर तक आया तो पता चला रास्ता बंद है, फिर पूरा घुमा के आया। बहुत हालत खराब है, पसीने से हालत खराब हो रही है। अभी पता नहीं ऑफिस कितने बजे पहुंचूंगा। अब टाइम पे ना पहुंचे तो हाफ डे लग जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या परेशानी है, कुछ पता भी नहीं चलता कि आज रोड बंद होगा नहीं होगा। अगर पहले से इंटीमेशन होता है तो हम लोग कहीं और से डाइवर्शन ले सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक लगा हुआ है वहाँ पर, तो बहुत जाम है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में भी। बिल्कुल बंद हो रखा है, वहाँ तो जाम में फंसे हुए हैं लोग। पता नहीं सर कब तक चलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का विकल्प चुनने की अपील की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों का विरोध राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दस्तक देने के बाद कमजोर पड़ गया है। देर रात यह 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तटों से टकराया। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान गुलाब कलिंगपट्टनम से 20 किलोमीटर उत्तर में पार कर गया। तूफान गुलाब ने लगभग आधी रात को ओडिशा के कोरापुट जिले में प्रवेश किया और उसके 6 घंटे बाद यानी आज सुबह तक कमजोर होकर कम दबाव क्षेत्र में बदलकर कमजोर हो गया है। चक्रवात के चलते ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कलेक्टर श्रीकेश बी लटकर ने कहा है कि 1358 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने तूफान प्रभावित 13 मंडलों के 61 शिविर स्थापित किए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन बल और पुलिस राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में आज अवकाश घोषित किया गया है। विशाखापट्टनम में तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्र के बीच 24 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। कम दूरी की ट्रेनों को रोक दिया गया है, जबकि 28 सितंबर तक लंबी दूरी की ट्रेनों को पहले ही रोका जा रहा है। विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड और राजगढ़ स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए विशेष डेस्क बनाए गए हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपस, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास में इस चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि चक्रवाती तूफान जो है अभी खत्म होकर ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, यानी इसकी इंटेंसिटी में जरूर कमी आई है। और जो अगर आईएमडी की बात करें, इस वक्त हम आईएमडी जो रीजनल सेंटर फोरकास्टिंग सेंटर है विशाखापट्टनम, उसके ऑफिस के बाहर है और इनका मानना है कि अगले 6 घंटे में ये जो डीप डिप्रेशन है ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि इसकी इंटेंसिटी में और कमी आएगी। लेकिन जो अहम बात उन्होंने बताई है कि कुछ खासतौर से कुछ बहुत एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की चेतावनी जताई गई है कोस्टल नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ और कुछ जगह मध्य महाराष्ट्र और रायलसीमा की कल। तो ये कुछ जगह हैं जहां पे बहुत हेवी रेनफॉल और कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ जगह जहां पे कल बहुत ज्यादा बारिश एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल की चेतावनी जताई गई है। दूसरी अहम चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विंड स्पीड जो हम बार बार बात करते हैं, हवा की जो तीव्रता है, जो स्क्वेली विंड है, वो करीब करीब अभी भी उतनी है। खासतौर से जो कोस्टल एरिया है, विशाखापट्टनम के आसपास का जो एरिया है, वहां पे आईएमडी की माने तो समुद्र के ऊपर करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी भी हवाएं तेज से चल रही है। और इसी का नतीजा है कि बारिश और हवा का जो रुख है वो काफी तेज है। बहुत सी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे पेड़ और जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो उखड़ गए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की टीम है वो मजबूती से काम कर रही है। खासतौर से जो श्रीकाकुलम जो जगह है जिसके आसपास जो लैंडफॉल की जो जगह हुई थी, उस जगह के आसपास अगर बात करें तो वहां पे एनडीआरएफ की और स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम जो है वो मुस्तैदी से लगी हुई है।
कल रात से हम देख रहे हैं, हम इनफैक्ट करीब 8 बजे विशाखापट्टनम पहुंचे और हमारे सामने भारी बारिश चल रही थी। उसके बाद से लेके सुबह करीब 8 बजे तक एकदम से लगातार भारी बारिश देखने को मिली। बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर एक बार बारिश तेज हुई है। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहेगा और जैसे मैंने बताया कि ये जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में बदलेगा और इसके बाद ये जब आगे मूव करेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तटवर्ती इलाके से लेके, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उधर भी भारी बारिश होने के आसार है। जी तापस, एक चीज और कि अभी तक गुलाब चक्रवाती तूफान से कोई किसी प्रकार के बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर, चाहे उड़ीसा की बात हो चाहे आंध्र की बात हो। दूसरा ये कि किस तरीके से तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, वो राहत के कार्य किस तरीके से चल रहे हैं? दो चीजें हैं, एक तो हमें ऑफिशियली अभी तक किसी जान माल के नुकसान का अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन एक जो खबर हम लोगों को हमारे सोर्सेज से मिल रही है कि शायद एक आदमी की शायद यहाँ पे वो मिसिंग है, लेकिन उनके बारे में डिटेल अभी तक हमें नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफिशियल डिटेल बहुत जल्दी आने का। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से स्टेट मशीनरी ने काम किया, जिसमें अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं और उड़ीसा की बात करूं, ये बे ऑफ बंगाल में हमेशा साइक्लोन आता है। इनफैक्ट उड़ीसा में ये लगातार दूसरा साइक्लोन है इस साल का। इससे पहले साइक्लोन यास था और ये वाला गुलाब जो है हिट किया। तो चूंकि जो इसकी तीव्रता है उसमें जरूर उतनी ज्यादा तीव्रता नहीं है, उसकी कमी जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम लगातार काम करती है, जिस तरीके से जो लो लाइंग एरिया से लोगों को सुरक्षित निकाल के जो सेंटर्स है, डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स है, उन पे लेके जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासतौर से उसके बाद उनको खाना देना, उनको पानी देना, क्योंकि साइक्लोन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो पानी की और खाने की होती है, तो उस पर ज्यादा ये लोग काम करते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि लगातार जो साइक्लोन आए हैं, आईएमडी की चेतावनी और डिजास्टर रिलीफ नेटवर्क जिस तरीके से बेहतरीन तरह से काम किया एक साथ मिलके, तो हमेशा हमने देखा है कि जान माल का कम से कम नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तपस, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिस तरह से डेवलप हुआ है तकनीक के माध्यम से, उसका एक बड़ा फायदा है कि हम जान माल के नुकसान को बहुत वक्त रहते बचा पाते। फिलहाल शुक्रिया, विशाखापट्टनम से आप हमारे साथ जुड़े और आप नजर रखिए इस तूफान की हरकत पे। हम आगे भी आपसे अपडेट्स ले दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सपना भी आपका, संकल्प भी आपका, समय भी आपका, समर्पण भी आपका और सिद्धि भी आपकी। न्यू इंडिया सपनों से हकीकत की ओर बढ़ता हुआ भारत। न्यू इंडिया जहां उपकार नहीं अवसर होंगे। न्यू इंडिया की नींव का मंत्र सभी को अवसर, सभी को प्रोत्साहन। न्यू इंडिया नई संभावनाओं, नए अवसरों का भारत। न्यू इंडिया लहराते खेत, मुस्कुराते किसानों का भारत। न्यू इंडिया आपके हमारे स्वाभिमान का भारत। और करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधरबल जिले में तुलमुला गांव में ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी पंडित परिवारों से मुलाकात कर बदले हालात का जायजा भी लिया। देखिए हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठों की खास रिपोर्ट। यह है कश्मीरी पंडितों का ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर एक चमत्कारी पानी के स्रोत पर बना है। मंदिर में माता को खीर चढ़ाई जाती है। मंदिर के प्रांगण में पेड़ों के झुरमुट के बीच भारत के नक्शे का आकार भी दिखाई देता है। मैं इस वक्त कश्मीर गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में हूं और हमारे साथ हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। वो यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा जब कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी उनसे मुलाकात की। सबसे पहले हम मंत्री जी से जानेंगे कि उनके लिए कैसा ये माहौल रहा, क्योंकि उन्होंने अभी एक फ़ोटो भी ली है जिसमें भारत का नक्शा दिख रहा है पेड़ों के बीच। बिल्कुल, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको भारत का नक्शा भी पेड़ों के बीच में से नज़र आता है। तो दूसरी ओर यहाँ पर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनकी कुलदेवी का मंदिर भी है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ पर आकर माँ के दर्शन करने का अवसर मिला, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। और धारा 370-35 से हटने के बाद
कश्मीर में जो शांति आई है, जो विकास चला है, प्रयास यही रहेगा कि इसको और बल मिले। जिस तरह से लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक फोटो के लिए, तो वो कितना इमोशनल अटैचमेंट दिखाता है, क्योंकि मोदी जी के जब से उन्होंने कमान संभाली है, मंत्री लोग यहाँ पर आते रहे हैं। बॉर्डर का इलाका है, कश्मीर एक लंबा वक्त डिस्टर्बेंस में गुजारा, अब हालात बदल रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडित परिवारों ने झेला है, उसको बातों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जो दर्द अपना घर छोड़कर कहीं और जाने का है, वो शायद वो कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा प्रयास है कि वापस उनके घर, उनको वापस स्थापित करने के अवसर दिए जाएं, और इसमें बहुत तेजी से काम भी हुआ है। दर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से कुछ दर्शनार्थियों ने भी मुलाकात की। ये कश्मीरी पंडित 30 साल पहले यहाँ से पलायन कर गए थे, लेकिन हालात सुधरने के बाद फिर से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिलकर और उनके साथ यादगार फोटो खिंचवाकर पंडित परिवार ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि मोदी सरकार की वजह से हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और वो अब कश्मीर में सुरक्षित महसूस करते हैं। We feel very safe, attached, emotional. I mean, it's a combination of all the feelings. हालात पहले से बहुत बेहतर हो गई है। हम आ गए इधर, हमने देखा यहाँ पर सारा कुछ ठीक है, माहौल पहले से अच्छा है। जब हम यहाँ पे आए हैं और इतनी जगहों पे जा रहे हैं, जैसे शंकराचार्य मंदिर हो गया या हमारी कुल देवी यहाँ पे इनके पास आए हैं, ज्येष्ठा माता के पास भी गए थे हम, तो इट रियली फील दैट यस द थिंग्स आर गोइंग बैक टू द नॉर्मलिटी और बहुत सारी चेंजेस आ रही है एंड दो चेंजेस आर वेरी गुड फॉर एवरीवन। कौल परिवार है जिनकी जड़ें यहीं की थी, हालात खराब होने की वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कश्मीर में विकास और सुरक्षा की बयार बह रही है। कैमरामैन प्रमोद नेगी और सुनील कुमार के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, गांधरबल, कश्मीर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने जैसलमेर में सैन्य स्टेशन स्थित लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने संग्रहालय परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पौधे भी लगाए। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य सरकार के मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया और सीमा सुरक्षा बल की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ रक्षा की पहली पंक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारे राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एज राइटली सेड, देश के विकास के लिए सुरक्षा का वातावरण जरूरी है। जो हमारे सुरक्षा बल हर कठिनाई को बावजूद भी सुनिश्चित करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा हो, आतंकवाद हो या नक्सली हिंसा हो, सुरक्षित बलों के कारण ही देश इन उपद्रवों पर नियंत्रण पा सका है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? धन्यवाद आनंद। एक चिंता की खबर यह है कि जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रही हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, लेकिन शेयर बाजार की बात करें तो वहाँ भी लगातार रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। आज बीएसई का सेंसेक्स करीब 255 अंकों की तेजी के साथ 60,304 के स्तर पर खुला, यह रिकॉर्ड स्तर था। वहीं एनएसई का निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ करीब 17,932 के स्तर पर खुला। आज ऑटो और रियलिटी ये दो काउंटर्स हैं जहां पर बेहतरीन तेजी देखी जा रही है और काफ़ी जो स्टॉक्स हैं जो ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए वो इस वक्त तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें इस वक्त आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर्स हैं वो इस वक्त दबाव में नज़र आ रहे हैं स्पष्ट तौर पर। मार्केट एक्शन जो है वो लगातार ये कह रहा है कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी करीब 3 से 6% के बढ़त के साथ इस वक्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो नुकसान में रहने वाले शेयर्स उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी, डिवाइस लैब, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस शामिल हैं। उधर चीन में क्रिप्टो करेंसी को बैन किए जाने के बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने चीन से अब अपना संबंध धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल बीते शुक्रवार को चीन ने हर तरह की क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया था।
वो भी ग्लोबल और बियॉन्स जैसे एक्सचेंजेस ने कहा है कि वो साल के अंत तक अपने मौजूदा ग्राहकों की क्लियरिंग का काम खत्म करेंगे, लेकिन अभी भी अनिश्चितता का माहौल बहुत ज़्यादा है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो चीन से खबरें आ रही हैं उससे एक्सचेंजेस काफ़ी परेशान हैं। क्रूड ऑयल की जो खबर है वो बहुत अच्छी कही नहीं जा सकती है। 74.70 का स्तर दिखा कच्चे तेल की अगर हम बात करें नाइमेक्स क्रूड की, और 78.88 ये ब्रेंट क्रूड का, करीब 1% की बढ़त। अब खबर भारत के लिए बहुत अच्छी कही नहीं जा सकती क्योंकि 77 का जुलाई में हमने एक पीक देखा था, उसके आसपास तो ये कीमतें इस वक्त नज़र आ रही हैं। हमने देखा कि कई दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन हाल ही में डीजल के दाम में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। अब जो खबर आ रही है गोल्डमैन सैक्स की, वो बहुत ही मुश्किल में डालने वाली हो सकती है ऐसे कंज्यूमर स्टेट्स को जहां पर इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। $90 हिट कर सकता है ईयर एंड तक, क्योंकि लगातार मांग बढ़ती है और अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ पर कच्चे तेल की मांग बढ़ने से इनके दाम में उछाल आता है। तो $90 का एक जो स्तर जिसका एक्सपेक्टेशन गोल्डमैन सैक्स की तरफ से किया गया है, ये करीब 3 सालों का सबसे हाई स्तर हो सकता है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। देखना होगा कि किस तरह से हम कॉम्पनसेट कर पाते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखते हुए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में जो तेजी दिखाई दे रही है उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, इस पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं आर्यन के पास बाकी खबर। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बाद उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात जर्मनी की। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में जीत की ओर है और उसने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा भी किया है। इसके साथ ही चांसलर एंगेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाले 16 वर्ष के शासन का अंत हो जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लगभग 26% वोट मिले हैं, जबकि एंजेला मर्केल की पार्टी को 24.5% मत मिले हैं। दोनों पार्टियों का मानना है कि वे अगली सरकार बनाएंगे। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में से 267 के आधार पर आंशिक मतगणना दर्शाती है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 25.7% मतों के साथ आगे है। इससे पहले जर्मनी में चुनाव में जीतने वाली किसी भी पार्टी को 21% से कम वोट नहीं मिले हैं। अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए हैं और अंतर बहुत मामूली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिल सकती है। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति कैस सैयद के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति कैस सैयद ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए प्रधानमंत्री हिचम मेचिची को बर्खास्त किया, जो ट्यूनीशिया के लोकतंत्र पर हमला है। प्रमुख दलों के राष्ट्रपति पर तख्ता पलट का भी आरोप लगाया है। अमेरिका से हैती शरणार्थियों के निष्कासन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में हैती के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने टेक्सास की सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद हैती के शरणार्थियों को विमान से उनके देश भेजना शुरू कर दिया है और मैक्सिको की सीमा से देश में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को भी रोका जा रहा है। कई दशकों में प्रवासियों या शरणार्थियों के निष्कासन की दिशा में अमेरिका की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुक्रिया आर्यन। शुरुआत करते हैं सानिया मिर्जा की उपलब्धि के साथ। भारत की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रावा ओपन के महिला युगल का खिताब जीत लिया है। सानिया ने चीन की शुआई झांग के साथ मिलकर यह खिताब अपने नाम किया। फाइनल में सानिया और शुआई की जोड़ी ने अमेरिका की क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड की रॉटलिफ की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराने में सफलता पाई। 1 घंटे 4 मिनट तक चले इस खिताबी मुकाबले में भारतीय चीनी जोड़ी ने 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। ये इस साल का सानिया मिर्जा का पहला खिताब है। वहीं सानिया के करियर का ये 43वां WTA युगल खिताब है।
बात आईपीएल की। आईपीएल में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 6 विकेट पर 165 रन बनाए। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम बैंगलोर की शानदार गेंदबाजी के आगे 111 रन बनाकर आउट हो गई। आरसीबी की जीत में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने अहम भूमिका निभाई। हर्षल ने हैट्रिक लेकर मैच का रुख आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। हर्षल पटेल ने 4, चहल ने 3 और मैक्सवेल ने 2 विकेट झटके। इससे पहले आरसीबी के लिए कप्तान विराट कोहली ने 51 और ग्लेन मैक्सवेल ने 56 रन की पारी खेली। इस जीत के बाद आरसीबी 12 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। आईपीएल में ही रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी में खेले गए इस मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने अंतिम गेंद पर जीत दर्ज करने में सफलता पाई। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवरों में तूफानी पारी खेली। उन्होंने 8 गेंद पर 22 रन बनाए। एक वक्त चेन्नई को जीतने के लिए 12 गेंद पर 26 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर जडेजा ने 2 छक्के और 2 चौके लगाकर मैच चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 और डुप्लेसी ने 43 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ चेन्नई के 10 मैच में 16 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्यवर के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया और निर्माण कार्यों से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल की। आप देखिए ये तस्वीरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हो जाएगा। पक्का? हाँ। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन होती है जो मेट्रोपॉलिटन जो है इनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है मौका पे बताते हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा। हाँ जी। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? जी सर, फुल। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। देखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। नया हुआ नेतृत्व, सुगम हुआ जीवन जीना, व्यवस्था की मुश्किलें मिटी, सुरक्षित हुई सीमा। कश्मीर अब नहीं रहा नारा, बदल दी आपने सत्ता की धारा। हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। आधी आबादी को दी आवाज, बात हुई अब बेबाक। हिजाब से निकली हिम्मत, खत्म हुआ 3 तलाक। एक कानून आता है 3 तलाक के ऊपर, उसके बाद ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका घर बच गया उस कानून के कारण। हुनर सिखाया, लोकल हुआ वोकल। जो हमारा लोकल लोगों के लिए बनाना होता था, यहाँ के रबारी और आहिर लोगों के लिए, लेकिन आज के दिनों में हम पूरा जो बाजार को जो चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल को वैसा चीज बनाते हैं। मेक इन इंडिया से मजबूत हो रहे उद्योग, रोजगार, धंधे। बदल रहा है देश, पूरी हो रही है भारतवासियों की आस। जमीन पर साकार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड। मरहबन